प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 8वीं बोर्ड एग्जाम के लिए जो नमूना प्रश्न पत्र 2025 ये जो जारी किया गया इसको हल करेंगे। इसमें हम कक्षा 8 का सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये पेपर आपके 2.5 घंटे का होगा और 80 अंक का पेपर होगा, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 से लेकर 8 प्रश्न तक होंगे और ये सारे प्रश्न 1 से 8 तक एक एक नंबर के प्रश्न हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है तो इनमें हमें एक विकल्प को चुनकर कोष्टक में लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की। भारत की जो औपनिवेशिक या शाही नौसेना थी यानी नाविक सेना थी उसने बगावत कब की है वो हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ए में 1942, ब में 1946, स में 1947 और द में 1948। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1946 में। भारतीय नौसेना ने शाही भारतीय नौसेना ने 1946 में बगावत की, तो ऑप्शन ब इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्रति शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन है वर्ष में 2 बार खेती करना, वर्ष में 1 बार खेती करना, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन से सही हो जाएगा। प्रति शब्द का अर्थ होता है जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना, तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है मृदा निर्माण का कारक है, यानी जो मृदा का निर्माण होता है उसमें कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं। तो जैव पदार्थ, मृदा का गठन, जलवायु, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मृदा के निर्माण में ये तीनों कारक सम्मिलित होते हैं। चौथा प्रश्न है एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्योंकि। तो यहाँ पर हमें बताना है जो पिरामिड होता है उसका आधार है वो चौड़ा है, तो उसका क्या कारण होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म व मृत्यु दर दोनों ज्यादा है तो उसका आधार चौड़ा हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे। ऑप्शन ए में जंगल पर, ऑप्शन ब शिकार पर, श में अ और ब दोनों पर और द में उपयुक्त में से कोई नहीं। आदिवासी समुदाय वो अपनी आजीविका जंगल पर और शिकार दोनों पर निर्भर करते थे। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है मराठा शक्ति को संगठित किया। शिवाजी ने, बाजीराव ने, माधवराव ने, नाना फडणवीस ने। ऑप्शन ए शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित किया, तो यहाँ कोष्टक में आ जाएगा। आठवां प्रश्न रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें प्रश्न संख्या 9 कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है और ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। में पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। खाली जगह में आ जाएगा मृदा। ब में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो जन्म दर होती है उसकी गणना प्रति 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वालों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। स में संविधान के अनुच्छेद 17, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। द में निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन, यहाँ आ जाएगा जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो सकारात्मक परिवर्तन यानी धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा और जनसंख्या घटती है तो वो ऋणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न है स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो इसमें हमें मिलान वाले प्रश्नों को हल करना है। पहला है राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन। तो राष्ट्र के बड़े संसाधन मानव संसाधन हो जाएगा, लोग। दूसरा वन अधिकार मान्यता, वन अधिकार की मान्यता 2006 में मिली। तीसरा महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन, जल है वो महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। और चौथे में जनजाति, भील एक जनजाति है, भील, मीणा, ग्रासिया, शहरिया, डामोर ये जनजातियां हैं। अब प्रश्न संख्या 11
निम्नलिखित कथनों को जांच कर सत्य असत्य में से उपर्युक्त पर सही का चिन्ह अंकित कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो जीने के लिए पानी आवश्यक है, लेकिन पानी शब्द का कहीं पे भी इस अनुच्छेद में वर्णन नहीं हुआ है। लेकिन अपने न्यायालयों में जो बार बार कई प्रकार के केस आते हैं उनमें इसको परिभाषित किया गया है। मूल संविधान में ये नहीं है, तो इसको आप सत्य मान सकते हो। जीने के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है और जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में हमें मिलता है। दूसरा है, राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई। ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो जन आधार योजना ये 2019 में लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। यह कथन भी असत्य हो जाएगा। यहाँ पर बेटी बचाओ यानी भ्रूण हत्या को रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना बालिकाओं के लिए, ये दो उद्देश्य इस योजना के हैं। चौथा है, भारतीय संविधान 1 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से ये कानून लागू हुआ, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये अधिकार हमें भारतीय संविधान में दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 12, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कर प्रणाली में सुधार किए, जैसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, महालवारी और रेतवाड़ी व्यवस्था आदि। तो अंग्रेजों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कर प्रणाली थी उसमें सुधार किया, जिसमें बंदोबस्त व्यवस्थाएं, महालवारी या रेतवाड़ी व्यवस्थाएं लागू की। अब हम क्या करेंगे, आगे के जो प्रश्न हैं उनको टाइप करके उनके उत्तर लिख लेंगे, ताकि लिखने में जो ज़्यादा समय लगता है उसकी बचत की जा सके और कम समय में आपको पेपर को हल करके समझाया जा सके। अब लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसमें 13वां प्रश्न है, प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखी है। तो इस प्रश्न में हमें प्लासी के युद्ध के बारे में वर्णन करना है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, प्लासी का युद्ध, यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी और भारतीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। अब युद्ध के कारण, इसमें पहला है राजनीतिक तनाव। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को उनके किलों के विस्तार और बिना अनुमति कर चोरी करने के लिए चेतावनी दी। यानी अंग्रेज इस सिराजुद्दौला का जो क्षेत्र था उसमें किलेबंदी करनी शुरू कर दी और चोरी भी करने लगे टैक्स की। तो इसलिए सिराजुद्दौला नाराज हो गया और उसने अंग्रेजों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। दूसरा कारण है ब्रिटिश हस्तक्षेप। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियां बंगाल की स्वायत्तता के लिए खतरा बन रही थी। अब तीसरा कारण है मीर जाफर की साजिश। मीर जाफर जो नवाब की सेना में उच्च पद पर था, अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला को हराने की योजना में शामिल हुआ। यानी ये जो मीर जाफर था, इसके मन में गद्दारी उत्पन्न हो गई और इसने सिराजुद्दौला के विरोध में अंग्रेजों का सहयोग किया। अब युद्ध के घटनाक्रम, युद्ध किस प्रकार हुआ? युद्ध स्थल नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर था। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन उनकी सेना के भीतर गद्दारी और रणनीतिक कमजोरियां थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मीर जाफर और अन्य विश्वासघातियों की मदद से युद्ध में जीत हासिल की। तो यहाँ पर अंग्रेज है वो सिराजुद्दौला की सेना में सेंध लगा देते हैं और मीर जाफर और अन्य जो सेना नायक है उनकी गद्दारी से अंग्रेज ये युद्ध जीत जाते हैं। अब इसके परिणाम, जिसमें पहला है ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की सतह पर अधिकार कर लिया। जैसे ये युद्ध जीतते हैं, बंगाल के विस्तृत भूभाग पर ये अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। दूसरा परिणाम भारतीय रियासतों का पतन। भारतीय रियासतें कमजोर पड़ने लगी और ब्रिटिश शक्ति धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। तीसरा, आर्थिक शोषण की शुरुआत। बंगाल के संसाधनों का भारी दोहन किया गया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों का बंगाल पर आधिपत्य हो जाता है, वो वहां के जो भी आर्थिक संसाधन है उनका दोहन करना शुरू कर देते हैं, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। चौथा, राजनीतिक प्रभाव। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों को भारतीय राजनीति, यहाँ पर आ जाएगा भारतीय राजनीति में दखल का मार्ग प्रशस्त किया।
अब हमारा 14वां प्रश्न है जिसका क है वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए। वर्नाकुलर शब्द का हमें अर्थ बताना है, तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। वर्नाकुलर शब्द का अर्थ होता है स्थानीय या जनप्रिय भाषा जो किसी क्षेत्र, समुदाय या समूह के द्वारा बोली जाती है। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये जो शब्द आता है वो स्थानीय भाषाओं के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसमें जो मानक भाषा होती है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, इनके अलावा जो आम जनता भाषा बोलती है उसके लिए वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग होता है। 14 का ख है भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारक निम्नलिखित है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए हैं। पहला नाम है राजा राम मोहन राय, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा पंडिता रमाबाई व चौथा नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ये 4 समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। प्रश्न संख्या 15 है मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण के लिए क्या उपाय करेंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। मृदा निम्नीकरण का अर्थ है मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट या उसकी वहन क्षमता और संरचना का बिगड़ना, जिसके कारण वह अपनी मूल प्राकृतिक कार्य क्षमता को खो देती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानवीय गतिविधियों के कारण भी हो सकती है। तो मृदा निम्नीकरण में उसकी गुणवत्ता या उसकी वहन क्षमता यानी जल संग्रहण की क्षमता या फिर उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसके कम होने के कारण मानवीय भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में जैसे मृदा का अपरदन है, बाढ़ के कारण मृदा का कटाव है, भूस्खलन से मृदा का नीचे दब जाना पहाड़ी अवशेषों के। इसके अलावा मानवीय जो कारक है उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, इसके अलावा विनिर्माण की वजह से भी मृदा का क्षरण होता है। अब है मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाए वो उपाय हम जानेंगे, जिसमें पहला है मल्च बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता रुकती है। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं जैसे जमीन के अंदर ये पौधे हैं यहाँ पर, और बीच में जो ये खाली जगह है यहाँ पर प्रवाल जैसे पदार्थों से जमीन को ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी की जो नमी है, आर्द्रता है, वो ज़्यादा समय तक बनी रहे। दूसरा वैदिक फार्म। इस विधि में चौड़े समतल सोपान अथवा वैदिक तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। तो ये वैदिक फार्म है, ये तीव्र ढाल वाले इलाकों में बनाई जाती है जिससे जो ढाल के क्षेत्र की मिट्टी है वो अपरदन होने से रोका जा सके। तीसरा समोच्च रेखीय जुताई। मृदा अपरदन रोकने की इस विधि में एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। चौथा संरक्षण मेखलाएं। मृदा संरक्षण की इस विधि में तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये विधि तटीय इलाकों या शुष्क प्रदेशों में ज्यादा काम आती है। पांचवा समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। छठा है चट्टान बांध। ये जल के प्रवाह को कम करने में मदद करते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं तथा मृदा की क्षति को रोकते हैं। सातवां बीज की फसल उगाना। इस विधि के अंतर्गत वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो ये मृदा के संरक्षण के उपाय हो गए हैं। अब 16वां प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर हमें नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जानकारी देनी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। प्राय नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं। उदाहरण है इसके, जिसमें पहला है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा असीमित
सीमित और हमेशा उपलब्ध है। इसे सौर पैनलों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। यानी नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म नहीं होते हैं, ये निरंतर बने रहेंगे। जिसमें पहला जो उदाहरण था हमारा सौर ऊर्जा का था। अब है पवन ऊर्जा। हवा की गति से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन चक्कियों का उपयोग करके इसका दोहन किया जाता है। तीसरा जल ऊर्जा। बहते पानी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि बांधों के पानी से बिजली बनाना। चौथा जैविक पदार्थ। पेड़ पौधे, कृषि अपशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। पांचवा भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली गर्मी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हो गए हैं। प्रश्न संख्या 17। राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाइए। यानी प्रत्येक स्थान है वो 1 नंबर का होगा। जिसमें पहला है बीकानेर, तो ये बीकानेर है प्रधान, बीकानेर। अब जैसलमेर, यहाँ आ जाएगा जैसलमेर। अगला कोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोटा। कोटा के बाद बांसवाड़ा, तो ये बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। और लास्ट में हनुमानगढ़, ये जो जिला है ये हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। इस प्रकार हम राजस्थान के मानचित्र में दिए गए जिलों को भर देंगे। 5 में से 4 आपको भरने हैं। अब 18वां प्रश्न है, उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। उद्योग का संबंध उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। ऐसी सभी गतिविधियां जिससे किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिज निकाले जा रहे हैं, या कोई सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है, तो ये सारे उद्योग में आएंगे। विनिर्माण एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल और संसाधनों को उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें मशीनरी, श्रमिकों और तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। तो ये जो प्रक्रिया होती है लुगदी से अभ्यास पुस्तिका तक की, ये विनिर्माण कहलाती है। अब है विनिर्माण की प्रक्रिया। पहला कच्चा माल। कच्चे माल को संसाधित किया जाता है, जैसे लोहा, लकड़ी या प्लास्टिक। दूसरा मशीनरी और उपकरण, इनका उपयोग करके माल को वांछित रूप में ढाला जाता है। तीसरा तैयार उत्पाद, अंतिम उत्पाद तैयार होकर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। तो ये विनिर्माण की प्रक्रिया हो जाएगी। प्रश्न संख्या 19। सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तथा इस फसल को उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यानी जो पटसन है उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन की फसल को उगाने के लिए आवश्यक मौसमी परिस्थितियां निम्नानुसार, जिसमें पहला है उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तापमान उच्च रहना चाहिए, वर्षा भी तेज ज़्यादा होनी चाहिए और जलवायु आर्द्र होनी चाहिए। दूसरा, यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। जैसा कि हमें पता है पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। जिसमें जो उष्ण कटिबंध का भाग होता है वहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। तो जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है उसमें यह फसल ज़्यादा विकसित होती है। भारत व बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। यानी भारत और बांग्लादेश में पटसन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 20। समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें समानता का अधिकार के बारे में विस्तार से बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त करने की गारंटी देता है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लिखित हैं। अब हम जानते हैं समानता के अधिकार के मुख्य प्रावधान, यानी इसमें कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया है। पहला है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाएगा, सरकार या अन्य किसी भी प्राधिकरण द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध, राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध किया गया, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते आप।
तीसरा अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समानता। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की अनुमति है। चौथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता का पालन करना दंडनीय अपराध माना गया है अनुच्छेद 17 के तहत। पांचवा अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। राज्य द्वारा नागरिकों को किसी भी प्रकार की अनुचित उपाधियां जैसे सर, महाराजा नहीं दी जाएगी। केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों की अनुमति है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का भी उन्मूलन किया गया है। अब प्रश्न संख्या 21 भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। तो इसमें मुख्य 3 बातें बताई गई है, जिसमें पहला है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अब प्रश्न संख्या 22 जिसका पहला भाग है राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। हथकरघा उद्योग बहुत कम पूंजी के द्वारा व अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान में ऊनी खादी में जैसे जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। इनके अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, परस, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित करती है। दूसरा, फिशिंग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा फिशिंग यह एक प्रकार का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थाओं के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं जिससे उसको यह लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। या क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। अब निबंधात्मक प्रश्न, इसमें 23वें का पहला है बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति कैसे प्राप्त हुई? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। सन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अंग्रेजों के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनीय सुधार था। इस विभाजन द्वारा सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। इसके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटना था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया और इसका विभाजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना, यानी वो जो नेता उभर रहे थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इसे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कपड़े, शक्कर तथा अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। अपने देश में ही बनी वस्तुओं के लिए जन जागरण किया गया। दूसरा है 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या बदलाव किए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित बदलाव किए गए, जिसमें पहला है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया।
दूसरा, परिवर्तन भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। तीसरा, उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। 1857 की क्रांति थी, उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसको अंग्रेजों ने हल कर दिया। चौथा, ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया गया। ये क्रांति होने के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि सिपाहियों की संख्या का अनुपात अगर कम ज़्यादा होगा तो उससे आगे आने वाले समय में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, सेना में अब गोरखा, सिख एवं पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। छठा, मुसलमानों की जमीन व संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह एवं शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। सातवां, अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया। आठवां, जमींदार एवं भूस्वामियों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों की सुरक्षा करने वाली नीतियां बनाई गई। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए बदलाव हो गए। अथवा में, इस प्रश्न के अथवा में भी एक प्रश्न है, यानी दोनों में से कोई से भी आपको हल करना है। तो पहला है इसका, रॉलेट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसका उत्तर इस प्रकार है, रॉलेट एक्ट 1919 में औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट कानून को पारित कर दिया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह, इस कानून से भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हड़तालें की जाएगी। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालें आयोजित की गई। आंदोलन का दमन, सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। सरकार द्वारा अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों पर लाठियां, गोलियां चलाई गई। अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 19 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि थी नाइटहुड की, उसको वापस लौटा दिया। दूसरा है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित कार्य किए, जिसमें पहला था, अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूमि स्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। दूसरा, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या न की हो और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी तथा जमीन पर उनके दावे तथा अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब 24वां निबंधात्मक जो भी प्रश्न है आपके तीनों ही, उनमें अथवा में दिए गए हैं, यानी दोनों में से आपको एक तरफ के प्रश्नों को हल करना है। तो पहला है इसका, भारत में अदालतों की संरचना को समझाइए। तो भारत में अदालतों की संरचना त्रिस्तरीय है, जिसको आपके इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। निचली अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसको हम उत्तर के माध्यम से लिखेंगे। भारत में अदालतों की संरचना, भारत में 3 अलग अलग स्तर पर न्यायपालिकाएं होती है। यह था, जिसमें पहली है सबसे निचली स्तर की न्यायपालिकाएं। सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें कहा जाता है। ये अदालतें जिले या तहसील स्तर पर किसी शहर में होती है। उन्हें अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नाम से बुलाया जाता है। ये न्यायालय बहुत तरह के मामलों की सुनवाई
करते हैं। अब दूसरा, उच्च न्यायालय। मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अब तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस प्रकार निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक भारत की न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। इसमें ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं तथा नीचे की अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध ऊपर की अदालतों में न्याय हेतु अपील की जा सकती है। अब दूसरा है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया एक सुनियोजित और चरणबद्ध प्रक्रिया है। संसद द्वारा कानून बनाने का कार्य विधेयक के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 के तहत विनियमित है। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है, जिसमें सबसे पहले विधेयक का प्रारूपण। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक विधेयक, इसे सरकार मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। दूसरे, सदस्यीय विधेयक, इसे किसी गैर मंत्री सांसद द्वारा पेश किया जाता है। विधेयक का प्रारूप संबंधित मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। सरकार के विधेयक के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक होती है। दूसरा चरण होगा इसका, विधेयक का संसद में पेश किया जाना। विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के अलावा जो भी विधेयक होते हैं वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी पेश किए जा सकते हैं। इसे पहली पठन कहा जाता है, जहाँ केवल विधेयक का उद्देश्य और मुख्य बिंदु पढ़े जाते हैं। सदन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अब तीसरा चरण होगा, विधेयक पर चर्चा और जांच। दूसरी पठन, पहली पठन दूसरे चरण में होगी। अब दूसरी पठन, यह विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। इसमें 3 भाग होते हैं। सामान्य चर्चा, विधेयक के उद्देश्य और सिद्धांतों पर चर्चा होती है। दूसरा, विस्तृत जांच, विधेयक को एक स्थायी समिति या किसी विशेष समिति को भेजा जा सकता है। समिति विधेयक का विस्तार से अध्ययन करती है और अपनी सिफारिशें देती है। तीसरा, धारा दर धारा जांच, विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा की जाती है। आवश्यक होने पर संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। चौथा चरण हो जाएगा, विधेयक का पारित होना। जब चर्चा पूरी हो जाती है तो विधेयक को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। पांचवा, दूसरे सदन में प्रक्रिया। दूसरे सदन का मतलब यहाँ पर यह हो रहा है, अगर लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पेश किया गया है तो वहाँ पर पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा। दूसरे सदन में क्या प्रक्रिया होगी? दूसरे सदन में भी विधेयक पर उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। दूसरे सदन के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक को स्वीकार करना। दूसरा, विधेयक में संशोधन करना। तीसरा, विधेयक को अस्वीकार करना। चौथा, विधेयक पर 6 महीने तक कोई निर्णय न लेना। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो इसे संसद के संयुक्त सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। छठा है, राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। स्वीकृति देना, विधेयक कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। यदि विधेयक पुनः संसद से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इसे मंजूरी देनी होती है। अस्वीकृत करना, केवल सामान्य विधेयक को अस्वीकृत कर सकते हैं। सातवां, विधेयक का कानून बनना। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक राजपत्र में प्रकाशित होता है। इसके साथ ही विधेयक एक कानून एक्ट का रूप ले लेता है। इस प्रकार भारतीय संसद में कानून बनाने की ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अथवा में, जिसमें पहला है, संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है, समझाइए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न आ रहे हैं, जैसे 24वें में पहला भाग आ रहा है, दूसरा भाग आ रहा है, फिर आपके अथवा आ रहा है, उसके बाद भाग 1 और भाग 2 आ रहे हैं। तो आपको या तो ये दोनों करना है या ये दोनों करना है। 24वें प्रश्न को जब आप हल करोगे, ऐसा नहीं करना है कि एक इसका हल कर लिया दूसरा इसका हल कर लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर हल कर रहे हो तो इसके पहले भाग दोनों करो या फिर दूसरे के दोनों भाग करो। अब यहाँ पर पहला है अथवा का, संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है, समझाइए।
उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में संसद को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए कई शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए। चूंकि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, यह कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व मुख्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से निभाया जाता है। संसद कार्यपालिका को कई तरीकों से नियंत्रित करती है, जिन्हें नीचे विस्तार से समझाया गया है। पहला है प्रश्नकाल। संसद का प्रत्येक सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है, जहां सदस्य कार्यपालिका सरकार से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। दूसरा, स्थगन प्रस्ताव। यदि कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है तो सदस्य स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह कार्यपालिका को किसी विशेष मामले में जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। तीसरा, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में कार्यपालिका ही बहुमत परखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में कार्यपालिका की बहुमत परखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि कार्यपालिका बहुमत खो देती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर नियंत्रण एक सशक्त साधन है। अब धन नियंत्रण। संसद का प्रमुख अधिकार यह है कि सरकार बजट को तभी लागू कर सकती है जब उसे संसद की मंजूरी मिले। सरकार को संसद के माध्यम से बजट पास कराना होता है। केवल संसद में मंजूरी के बाद ही सरकार धन खर्च कर सकती है। लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा और स्वीकृति होती है। पांचवा, विशेष अधिकार। महाभियोग प्रक्रिया। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चला सकती है। संसद की विशेष समितियां, इनका कार्य सरकारी नीतियों की समीक्षा करना और कार्यपालिका को निर्देश देना। छठा है विधायी अधिकार। इसमें संसद विभिन्न कानूनों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। कोई भी नया कानून या संशोधन कार्यपालिका की मंजूरी के बिना लागू नहीं हो सकता। सातवां, आपातकालीन शक्तियों पर नियंत्रण। संसद कार्यपालिका द्वारा लगाए गए आपातकाल राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय को अनुमोदित या रद्द कर सकती है। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं समझाइए। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोककर कानून के शासन को कायम करती है। तो न्यायपालिका अगर कोई विधायिका या कार्यपालिका अपनी शक्तियों का अगर दुरुपयोग करती है तो उसके पर प्रतिबंध लगाने का जो काम है वो न्यायपालिका करती है। दूसरा है देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में स्वतंत्र न्यायपालिका की अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अब हमारा 25वां प्रश्न है, जिसका पहला भाग है राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसके कारण इस प्रकार है। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। दूसरा, क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। क्रांति का जो समय निर्धारित किया गया था उससे पहले ही क्रांति शुरू हो गई थी। तीसरा, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। ये जो क्रांति थी ये कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई थी। चौथा, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। ये जो आंदोलन था ये सब जगह एक साथ नहीं शुरू हुआ, ये भी क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण था। पांचवा, क्रांतिकारियों के मध्य कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। छठा, राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था, साथ ही इनके पास साधनों का भी अभाव था। सातवां, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी उन्होंने क्रांतिकारियों का ज्यादा सहयोग नहीं किया। दूसरा है टिप्पणी लिखी। राजस्थानी चित्रकला शैली, नगरीय प्रशासन। तो पहले हम देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियां अपनी अलग अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। इन विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। पहला, जयपुर अलवर चित्र शैली की विशेषताएं। जयपुर अलवर शैली के चित्रों की विशेषताएं हैं हरे रंग का विशेष प्रयोग, चित्रों की पृष्ठभूमि में पीपल अथवा वट वृक्षों का अधिक मिलना तथा पशु पक्षियों में मोर व घोड़े का अधिक चित्रण किया गया है। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जो होता है चित्र का, उसमें पीपल व वट वृक्ष के पेड़ों की
अधिकता मिली है। दूसरा, उदयपुर चित्रशैली की विशेषताएं। उदयपुर चित्रशैली के चित्रों में लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है तथा चित्रों की पृष्ठभूमि, चित्रों का जो बैकग्राउंड है में कदम और वृक्ष अधिक मिलते हैं। उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी अधिक चित्रित किए गए हैं। तीसरा, किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। यहाँ के चित्रों की पृष्ठभूमि में केले के पौधे को अधिक चित्रित किया गया है। चौथा, कोटा बूंदी शैली की विशेषताएं। कोटा बूंदी शैली के चित्रों में नीले सुनहरे रंगों का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रों की पृष्ठभूमि में लंबे खजूर के वृक्ष अधिक दर्शाए गए हैं। और नगरीय प्रशासन का उत्तर होगा। नगरीय प्रशासन का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। इसमें पहला है नगरीय, 3 प्रकार की संस्थाएं। जो नगरीय संस्थाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। नगरीय प्रशासन की संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है नगर निगम, दूसरी नगर परिषद तथा तीसरी नगर पालिका बोर्ड। ऐसे सभी शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो तथा वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर वहाँ नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम होती है वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। और ऐसे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है वहाँ पर नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये तीनों संस्थाओं के बनाने के अलग अलग जनसंख्या है। दूसरा, प्रतिनिधियों का निर्वाचन। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड में वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि जिसे पार्षद कहा जाता है चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। इनका दायित्व अपने वार्ड के विकास को देखना होता है। तो गाँव में जो वार्ड होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो वार्ड पंच होता है, जबकि शहरों में जो वार्ड का प्रतिनिधि होता है उसको पार्षद कहा जाता है। ये पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति और नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। तीसरा, इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग व महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका उद्देश्य इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े। चौथा, शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। पहला में है अनिवार्य कार्य, शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी व सफाई की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना तथा दमकल की व्यवस्था करना। और दूसरे ऐच्छिक कार्य हैं सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय आदि का निर्माण करना, वृक्षारोपण करना, आवारा पशुओं से नगर को छुटकारा दिलाना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा रैन बसेरों की व्यवस्था करना। तो ये ऐच्छिक कार्य हो जाएंगे। अब 5 है आय के स्रोत। ये केंद्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करती है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इन निकायों को राशि देती है। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करती हैं। तीसरा, ये अपने शहर वासियों पर विभिन्न कर लगाकर उससे पैसा प्राप्त करती है। तो अभी इसके अथवा में है जिसका पहला भाग है 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रसार को समझाइए। यानी 1857 की जो क्रांति थी राजस्थान में किस प्रकार फैली वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रसार निम्नानुसार हुआ, जिसमें नसीराबाद में विद्रोह। राजस्थान में जो क्रांति है वो नसीराबाद से शुरू होती है। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। उसके बाद नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सैनिकों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। यानी विद्रोही सैनिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था शाहपुरा के जागीरदार ने की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सवर्ष ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सवर्ष ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके बाद एरिनपुर में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुर में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन में मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद तथा तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल
बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिले और उन्हें अपने साथ अहुआ ले गए। अब अहुआ का विद्रोह। अहुआ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। अहुआ, अशोक, आलनिवास, लांबी आदि परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा नामक स्थान, पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोक मेसन का सिर काट कर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सभी ने जनवरी 1858 ईस्वी में अहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जिससे बनेड़ा, कोठारी आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब इसका दूसरा भाग है टिप्पणी लिखिए। ग्राम पंचायत अ में, ब में राजस्थान में मूर्ति कला। तो इसका उत्तर होगा अ में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय लोकतांत्रिक स्वशासन की पहली राजनीतिक इकाई है। ग्राम पंचायत को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहा जाता है। जिस प्रकार शहरी निकायों को भी अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर उनको भी वार्ड कहा जाता है, वैसे गांव में भी होता है। ग्राम पंचायत को अलग अलग भागों में बांट कर उसको वार्ड कहा जाता है। ये वार्ड पंचों, उप सरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है। ये ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। वार्ड पंच और सरपंच और उप सरपंच ये सारे जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रतिनिधियों का चुनाव। वार्ड पंच का चुनाव वार्ड के वयस्क मतदाता द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड पंच मिलकर अपने में से ही उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाता सरपंच का चुनाव करते हैं, यानी जनता वार्ड पंच व सरपंच का सीधे चुनाव करती है, जबकि उप सरपंच है वो पंचों में से बनता है। इन पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब कार्यकाल। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये ग्राम सचिव है, ये ग्राम पंचायत की जितनी भी गतिविधियां होती है उनको आयोजित करने में सहयोग करता है। उत्तर ब राजस्थान में मूर्ति कला। राजस्थान में मूर्ति कला का उत्तर हो जाएगा गुप्त युगीन मूर्ति कला परंपरा का प्रभाव राजस्थान में भी रहा है। राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था, अतः इनके मंदिर एवं मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यह था पहला है मूर्ति के प्रकार, मूर्तियों के प्रकार, जिसमें पहली शैव मूर्तियां। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं पर्याप्त मात्रा में बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं की सुंदरता अनुपम है। दूसरा वैष्णव मूर्तियां। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैंकुट, अनंत, त्रैलोक्य, मोहन को खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया। तीसरा शाक्त मूर्तियां। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसिया, वर्मण, सिरोही, झालरा पाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। चौथा जैन मूर्तियां। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। दूसरा मूर्ति कला की विशेषताएं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्णता इस युग की मूर्ति कला की विशेषताएं हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल किया। अगले वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर हल करेंगे, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो में जो पेपर हल किया गया उसको पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर इस प्रश्न को हल किया हुआ पढ़ सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं।
वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।